नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, जो कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए, जिन्होंने पहले एक पिछड़ों की पॉलिटिक्स की, कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करके उन्होंने दलितों को साधने की कोशिश की। 2022 में क्या बल्कि पिछले 4 चुनावों में मुसलमानों का वोट जमकर लिया और अब वो टेंपल रन कर रहे हैं, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। 2024 से पहले माना जा रहा है कि बीजेपी अयोध्या से जो अभियान शुरू करने वाली है 2024 का, अयोध्या के जरिए उसकी काट के लिए अखिलेश यादव ने अब ये अपना मंदिर मार्च, पूजा प्लान शुरू किया है और इसके लिए वो अगले हफ्ते 5 जून को और 9 जून को उत्तर प्रदेश के 2 बड़े, जिन्हें कहते हैं कि तीर्थ स्थानों पर, लखीमपुर खीरी में देवकली मंदिर है, उसके बगल में उनका एक ट्रेनिंग कैंप लगेगा, ट्रेनिंग शिविर लगेगा। और इसके अलावा सीतापुर के तपोस्थली नैमिषारण्य में वो एक ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे 9 जून को। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये फोटो देख रहे हैं, ये अखिलेश यादव की 2015 की फोटो है, जब वो मुख्यमंत्री थे और वो नैमिषारण्य गए थे। ये फोटो उन्होंने 2015 में पोस्ट की थी और तब उन्होंने उनकी उस वक्त की पोस्ट जब मैंने पढ़ी तो उन्होंने लिखा था कि आज हमने यहां पर नैमिषारण्य में आशीर्वाद लिया, बहुत सारी योजनाएं सीतापुर के लिए चलाई। उनमें एक जो है वो नैमिषारण्य को तीर्थ स्थल के रूप में, टूरिस्ट प्लेस के रूप में स्थापित करना भी है। खैर, उनका 2017 में सरकार बदल गई, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन एक बार फिर अब वो नैमिषारण्य के जरिए एक अपने सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश 2024 से पहले देने जा रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा को उसी के हथियार से साध पाएंगे अखिलेश यादव? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने यह कोशिश की और ज्यादातर कोशिशें खास तौर पर हिंदी बेल्ट में भाजपा के खिलाफ सफल नहीं हुई। लेकिन अब अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। हालांकि हम व्यापक स्तर पर बात करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत सारी अलग अलग कोशिशें की हैं। इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कबूल अहमद, जो कि आजतक.in वेबसाइट के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं। इसके अलावा कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार अभिषेक यूपी तक के एडिटर हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमीश राय। अमीश राय यूपी तक.in यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहला सवाल कबूल आपसे, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की पॉलिटिक्स करते हुए हमने देखा, फिर उस वक्त हम लोगों ने बड़ी चर्चा की जब कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया 2 महीने पहले अखिलेश यादव ने। अब अखिलेश यादव का ये टेंपल रन, ये मंदिर मार्च, क्या आपको लगता है कि भाजपा को उसी के हथियार से साध पाएंगे अखिलेश यादव? देखिए नीरज भाई, 2024 का लोकसभा चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के पिच पे ही लड़ा जाना है। भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे है, जिसे लेकर वो श्रेय, भले ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है और उसके लिए एक आयोग बना और वो मंदिर का निर्माण करा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको श्रेय लेने से पीछे नहीं हटती। और भारतीय बीजेपी की राजनीतिक जो उद्भव है उसमें भी राम मंदिर आंदोलन की भूमिका रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेना चाहेगी। और उस वक्त तक जब 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा होगा, उस वक्त राम मंदिर बन के स्थापित हो चुका होगा, लोगों के लिए, आम जनता के लिए वो खुल चुका होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में अब भारतीय जनता पार्टी जब उसे जन के बीच में पहुंचाएगी और हिंदुत्व के बीच पर ही चुनाव लड़ेगी, ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का मुकाबला कर सके। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बीच में मजबूत होती जा रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी उसकी काट तलाश नहीं पा रही। कई सियासी प्रयोग अखिलेश यादव ने करके देख लिए हैं 2017 के बाद से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक तरफ राम मंदिर जहां बन रहा है, वहां समाजवादी पार्टी के पास अब है कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ चले और उसमें जो निमिषरण जो खासतौर से सीतापुर का है, जहां ललिता देवी की मंदिर भी है, वहां से अपने प्रशिक्षण शिविर का
आयोजन करना। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या किसी को मौका नहीं देना चाहती कि वो इस तरह के उसको हिंदुत्व के उस पे उसके घेरें। लेकिन समाजवादी पार्टी का अतीत ऐसा रहा है और है जहां पे वो खास तौर से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे उस तरह से आक्रामक नहीं रही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ यह है कि समाजवादी पार्टी अंबेडकरवादी, लोहियावादी तमाम प्रयोग करके देख चुकी है और उसे सफलता नहीं मिल पा रही। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो राजनीतिक प्रयोग करते रहे हैं उसमें कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब इस पे फिर लौटे हैं। लेकिन 2022 के, अगर नीरज भाई याद होगा, उससे पहले चुनाव में भी वो चित्रकूट से अपने अभियान की शुरुआत किए थे और उस वक्त हमने देखा था तमाम जगह वो जगह 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 जाकर मंदिरों पे माथा टेक रहे थे, दर्शन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जो हार्ड हिंदुत्व है उसके सामने एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पेश कर रहे थे। जहां वो कहते थे कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं और हम कृष्ण के वंशज हैं, यहां तक बात कर रहे थे। परशुराम की मूर्ति लगाने की भी बात कर रहे थे। तो लेकिन नतीजा क्या रहा? जब आप हिंदुत्व के पीछ पे उतरते हैं और उसके ये भारतीय जनता पार्टी पे उतर कर भारतीय जनता पार्टी को हराना, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी अक्लमंदी होगी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के काउंटर का प्लान नहीं तलाश पा रही है। दिक्कत यहाँ पे है। तो अब वो जब काउंटर प्लान नहीं तलाश पा रही है तब ऐसे में उसको लगता है कि जब 2024 का चुनाव है और उस वक्त राम मंदिर का मुद्दा होगा, ऐसे में क्यों ना हम सॉफ्ट हिंदुत्व को आजमाएं और खासतौर से उसको जो अखिलेश यादव के शासनकाल में जिसका विकास करने का, जिसका पुनरुद्धार करने का निमिषण खासतौर से सीतापुर और ये जो मिश्रिक वाली पूरी बेल्ट है, इस इलाके में एक भव्य मंदिर है और वो बहुत सारी चीजें हैं, वहां लोगों का आस्था का केंद्र है। तो मुझे लगता है एक कोशिश देने की है और वो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको कोई मौका नहीं देना चाहती कि उसको घेर सके। इसीलिए अखिलेश यादव अब बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व ला रहे हैं। लेकिन जब हार्ड हिंदुत्व मौजूद है तो लोग सॉफ्ट हिंदुत्व को क्यों आजमाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इस तरह के करके हो सकता है एक अट्रैक्शन अपनी ओर खींचें, लेकिन क्या बीजेपी को इस मुद्दे पे बीजेपी को घेर पाएंगे? इस मुद्दे के जरिए वो लोगों को अपने समर्थन में जुटा पाएंगे? ये थोड़ा सा मुझे सवाल दिखता है, ये मुझे थोड़ा सा चिंता दिख रही है। जी कुमार, आप सीधा सवाल करता हूं क्योंकि आपने अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह के साथ एक लंबा इंटरव्यू किया। तो क्या अखिलेश का प्लान क्या है? देखिए नीरज, अखिलेश यादव जब कभी अगर नैमिषारण्य से शुरुआत कर रहे हैं या फिर पीलीभीत के मंदिर के पास उनका प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, समाजवादी पार्टी दरअसल उसे लगता है कि ये चीजें उसके पॉलिटिकल धमनियों में रच बस जाए कि वो पूरी तरीके से सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। दरअसल इसकी कोशिश उन्होंने पिछले चुनाव से शुरू की और उन्हें पिछले चुनाव में आप देखें तो सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद भी उन्हें मुसलमानों के तमाम वोट मिले। ये अलग बात है कि उस वक्त का माहौल ऐसा था कि अखिलेश आ रहे हैं, लेकिन ये नई कोशिश के तौर पर पार्टी नहीं देख रही है। समाजवादी पार्टी इसे बिल्कुल नई कोशिश के तौर पर नहीं देख रही। वो इसे अपने उसी कह सकते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व को जो उन्होंने शुरू किया है उसे बढ़ता हुआ देख रही है। लेकिन उसकी एक और वजह है जो मुझे लगता है वो ये कि आप याद करिए कि चुनाव के पहले का जो माहौल था वो अखिलेश के पक्ष में बहुत ज्यादा एंटी हिंदू वाला माहौल इनके पक्ष में नहीं था। इन्हें सभी जातियों के और धर्मों के वोट मिले थे, मुसलमानों के तो पूरे के पूरे वोट मिल गए थे। अखिलेश यादव उस परंपरा को बढ़ाने ही वाले थे और हम लोगों ने पिछली बार जब लखनऊ में हमारे कार्यक्रम में आए थे तब भी मैंने सवाल भी किया था कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व अक्सर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने याद दिलाया कि देखिए आप हमारे पहले के भी कामों को देख लीजिए, हमारे उसको देखिए कि हमने कहाँ कृष्ण की मूर्ति बनाई, कहाँ हमने विष्णु की मूर्ति बनवाई। आप इस तरीके से देखिए कि किस तरीके से हमने सबसे बड़ी बजरंगबली की मूर्ति बनवाई। पिछला याद करिए कि चित्रकूट में जब इनका सम्मेलन हुआ था उस वक्त भी ये चर्चा चल रही थी कि चित्रकूट से आखिर शुरू हो रहा है तो क्या हो रहा है। चित्रकूट में अखिलेश यादव ने बाकायदा परिक्रमा की थी उस मंदिर की। तो अखिलेश यादव पिछले लगातार कई सालों से अपने उस आइडेंटिटी को सामने रखते हैं।
वो ईद में मस्जिदों में भी जाते हैं, जो शहर काजी है उनके पास भी जाते हैं। लेकिन एक जो जिसको हम अब सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं और समाजवादी पार्टी उसे बड़ा नॉर्मल मान रही है कि आप इसको सॉफ्ट हिंदुत्व क्यों कह रहे हैं, ये तो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है कि हम अगर मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं तो हम हिंदुओं के साथ खड़े होते हैं, हमारी पार्टी में सबकी अपनी 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 आस्थाएं हैं। लेकिन पिछले चुनाव के बाद जो एक बड़ी घटना घटी थी कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तरीके से पार्टी को एंटी उन्होंने जो स्टैंड लिया था रामचरितमानस पर और तुलसीदास पर, उससे एक एंटी हिंदू की जो उनकी इमेज बन रही थी, छवि बन रही थी पार्टी की, मुझे लगता है कि वो चीजें धीरे धीरे जब शांत हुई हैं तो एक बार फिर अखिलेश यादव ने उसी धारा को पकड़ा है कि उनके ऊपर कोई ऐसा दाग ना रहे कि वो एंटी हिंदू है। और जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे कबूल भाई कि जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, बहुत फैनफेयर के साथ बीजेपी से लेकर के जाएगी, तो अखिलेश यादव को कोई ये ब्रांड ना कर सके, उनकी पार्टी पर कोई ये तमगा न चिपका सके, ये तो एंटी हिंदू है। तो अखिलेश यादव अपनी पार्टी के स्तर पर, मुझे बहुत कम याद है कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों में इस तरीके से धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करती है या धार्मिक तरीके से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करती है। ऐसा बहुत कम कभी देखने को मिला होगा कि किसी धर्म स्थल से बाकायदा धर्म के मंत्रोच्चार के साथ और इस तरीके से अपने कार्यक्रम शुरू करें। लेकिन निश्चित तौर पर ये इस बदलाव को आप आने वाले पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए, कि बीजेपी उनके ऊपर ये ना लेवल चिपकाए कि वो तो मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स करते हैं और वो एक धर्म विशेष या एक समुदाय विशेष के लिए ही उनकी राजनीति है। मुझे लगता है कि इसे दूर करने साथ साथ जो एक इन्होंने अपनी छवि बदली है, 2017 में इनको बीजेपी ने जब हराया था तो एक तरीके से इनको ब्रांड कर दिया था, इन पर चिपका दिया था कि ये प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। उससे निकलते हुए आज 6 साल होने को हैं, समाजवादी पार्टी बेशक चुनाव हारी है लेकिन उस छवि से उसने अपने को बहुत हद तक बाहर किया है, मुसलमानों के तमाम वोट भी पाए हैं, लेकिन वो अब उस मुख्यधारा की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है जिसमें वो सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है और अपने धर्म के जो संकेत हैं, जो प्रतीक चिन्ह है, उसका भी इस्तेमाल वो कर सकती है। और चूंकि अखिलेश यादव को इसका फायदा मिला है, उन्हें लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को काउंटर करने के लिए, उसकी नैरेटिव को काउंटर करने के लिए वो ये प्रयोग आगे भी कर सकते हैं। उसका इन्हें कोई नुकसान दिखाई नहीं दिया, उसका इन्हें उल्टे फायदा ही मिला है। यहां तक कि कहा यह भी जाता है कि यादव बिरादरी जो है वो सबसे ज्यादा धर्म भीरू बिरादरी है, उसमें सबसे ज्यादा धार्मिकता होती है। अगर आप हिंदू जातियों की बात करें तो यादवों के बीच में भी एक ये नेगेटिव मैसेज था कि भाई आप ठीक है, आप हमारे नेता हो, आप हमारी पार्टी हो, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप इस धर्म के विरोधी। हालांकि उनका कहना था कि कभी उन्होंने किया नहीं, लेकिन बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया। तो अखिलेश यादव को लगता है कि उनका अपना जो कोर वोट बैंक है वो भी ये चाहता है कि आपके ऊपर से ये टैग हटे। वोटर तो है ही है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी आड़ में जो उनका वोट बैंक है उसको किसी तरीके से उस पर कोई लेवल चिपका दिया जाए। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ देखने, समझने, परखने के बाद, क्योंकि आप देखेंगे अखिलेश यादव का एक सोशल मीडिया पर बहुत पहले से वायरल होता रहा है, भाई आप पूजा करते हैं कि नहीं, उस पर उनका जवाब, डिंपल यादव का जवाब, इन सब चीजों को बीजेपी और उसके सोशल मीडिया की जो टीम है वो बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित करती है। ऐसे में मुझे लगता है कि अब पार्टी के तौर पर अखिलेश यादव चाहते हैं और उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे हैं कि उनकी पार्टी मुख्य धारा की एक वैसी पार्टी के तौर पर जानी जाए जिसको सभी धर्म और जातियों का बराबर सम्मान मिलता है, और वो भी सभी धर्म और जातियों की तरह से वो भी पॉलिटिक्स कर सके, मध्यमार्गी पार्टी के तौर पर वो विकसित हो सके, उन पर किसी तरह का कोई लेबल चस्पा ना हो कि वो एक समुदाय विशेष की पार्टी, एक धर्म विशेष की पार्टी है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से ये नई चीजें शुरू हुई हैं, हालांकि मैंने जिक्र किया कि चित्रकूट में भी उन्होंने चित्रकूट में जब किया था उस वक्त भी इस बात की शुरुआत हुई थी, उन्होंने परिक्रमा भी की थी, तो उन्होंने हर बार अपने एक्शन से ये दिखाने की कोशिश की है कि वो एंटी हिंदू पार्टी नहीं है, वो प्रो मुस्लिम पार्टी नहीं है, वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो या जो भी धर्मावलंबी हो, सबके लिए बराबर की जगह है। इसीलिए वो अब इस तरीके के रास्ते को उन्होंने चुना है। और एक तरीके से उनकी पार्टी ने जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से किनारा किया था,
हालांकि शुरू में वो भी कुछ हद तक उनके साथ दिखे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हो गया कि ये बीजेपी की पिच है, इसलिए वो भी अलग हुए। मेरा अभी भी मानना है कि वैसे भी ये बीजेपी की पिच है, अगर इस पर ज्यादा बढ़ेंगे तो उन्हें नुकसान होगा, लेकिन अगर वो बैलेंस चलेंगे तो हो सकता है कि वो अपने उद्देश्य में सफल रहे। जी कुबूल भाई, कुमार अभिषेक जी ने काफी विस्तार से कई सारी बातें की। मैं कुछ एक इसको ग्रेटर पर्सपेक्टिव में आपसे समझना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सियासत अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रही है। आदमी सीख लेता है ना, अपने केवल अपनी हार से नहीं बल्कि दूसरों की भी हार से वो सीखता है। जैसे ये जो टेम्पल रन की सियासत है, वो कहा गया कि राहुल गांधी ने गुजरात में खूब किया। गुजरात में कांग्रेस का हश्र जो हुआ वो तो देखने में है कि बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। उतनी सीट आ गई बीजेपी को जो कभी नहीं गुजरात में बीजेपी जितना सीट जीती थी। 150 के करीब बीजेपी सीट जीत गई, 150 प्लस सीटें जीत गई। लेकिन कर्नाटक का भी तो मॉडल अभी हाल में गुजरा है, जहां पर कांग्रेस ने कोई टेम्पल रन नहीं किया। बीजेपी के ने ऐसे मुद्दे भी उछाले जो कि धर्म की सियासत की तरफ लेकर जाते हैं पूरे चुनाव के नैरेटिव को, लेकिन कांग्रेस ने उन मुद्दों को काउंटर किया। साथ साथ जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर वो टिकी रही, उसका भी नतीजा हमारे सामने है। तो ये जो अखिलेश यादव ने एक शुरुआत करने की कोशिश की है नैमिषारण्य से या लखीमपुर खीरी पीलीभीत के इलाके से, इसकी उनको जरूरत क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि अभी कुछ महीने भी तो नहीं बीते हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे थे तो अखिलेश काफी फर्म थे उसको लेकर कि स्वामी जी कुछ गलत, मौर्य जी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। अगर चीजें धर्मशास्त्रों में अगर कुछ है आपत्तिजनक तो उस पर चर्चा क्यों नहीं की जा सकती है। एक वो अखिलेश थे, और अभी कुछ महीने बीतते बीतते अखिलेश अब टेम्पल रन करने वाले अखिलेश हो गए। तो अखिलेश के सियासत में इतना विचलन क्यों है? जो कुमार अभिषेक जी कह रहे हैं कि एक वो सर्व समाज की पार्टी होना चाहते हैं, तो सर्व समाज की पार्टी तो मुलायम सिंह यादव उस जमाने से समाजवादी पार्टी को बनाए हुए थे जिस जमाने में अयोध्या में गोली भी चल गई थी। सरकार जिसको गोली कांड के लिए मुलायम सिंह यादव को बार बार बीजेपी आलोचना करती है, उसमें गोली भी चल गई, उसके बावजूद मुलायम सिंह यादव को सर्व समाज का वोट मिलता रहा। ये आखिरकार किस विचलन की राजनीति का शिकार समाजवादी पार्टी हो गई है, जिसको कभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको दलित ओबीसी की राजनीति करनी है या उसे सवर्ण सर्वजन को साधने की हिंदुत्व की राजनीति करनी है? कबूल भाई। अमीश भाई, दरअसल समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, अखिलेश यादव दरअसल कोई वैचारिक आंदोलन से निकले हुए नेता नहीं है, न कोई संघर्ष करके राजनीति में आए हैं। उनको जो सियासत है वो विरासत में मिली है उनके पिता से, लेकिन उन्होंने अपने पिता से जो विरासत में सियासत ली है उसके साथ साथ विचार की जो सियासत है वो नहीं ले पाए। मुलायम सिंह यादव समाजवादी नेता के तौर पे रहे हैं, वो उनके ऊपर मुल्ला मुलायम सिंह जैसा तमगा भी उनके ऊपर लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में अलग तरीके के रहे हैं। वो उस समय की धारा के साथ चले हैं और हमेशा, अगर उनके निजी जीवन देखा जाए तो उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कभी नहीं किया कि वो हिंदू परंपराओं का किस तरह से वो निर्वहन, उनकी निजी जिंदगी किस रही है वो बताया जाता है। वो मंगल को व्रत भी रहते थे, हनुमान जी के भक्त भी थे, जब तमाम चीजें आई हैं, लेकिन अगर उनके राजनीतिक जीवन में देखा जाए तो वो इस तरह की चीजों को नहीं दिखाते थे। लेकिन अखिलेश यादव, दरअसल मैं देख रहा हूं जो अखिलेश यादव की सियासत है वो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में। अखिलेश यादव तय ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें कैसे भारतीय जनता पार्टी के सामना करना है। और वो जब खासतौर से उनके चैलेंजिंग अगर देखा जाए तो वो चैलेंजिंग उनके साथ शुरू होती है 2017 के चुनाव से। 2014 में वो सत्ता में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या असर होता है सबके सामने है। 2017 में वो अपनी सत्ता गंवा देते हैं। फिर 2019 के इलेक्शन में एक गठबंधन की पॉलिटिक्स पे आते हैं, उससे भी कोई सफलता नहीं मिलती है। फिर जो है 2022 में एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स की वो जो है वैचारिक उस पे आते हैं, फिर भी नहीं हो पाते हैं। तो दरअसल अखिलेश यादव लगातार जो शिकस्त मिल रही है और उसका काट जो है भारतीय जनता पार्टी की तलाश नहीं पा रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि जब अयोध्या में राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के तौर पे बीजेपी पेश कर रही होगी 2024 के चुनाव में, तो हमारे पास क्या होगा। तो उन्होंने जो निमित शरण जो है खासतौर से जिसको कहा जाता है कि अमीश भाई, सुमिताज भाई बताएंगे
कि 33,000 देवी देवताओं का जो वो उपासना का केंद्र रहा है, तो मुझे लगता है, और तपस्वी भूमि मानी जाती है, तो मुझे लगता है कि उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन वो यह, मैं फिर भी कह रहा हूँ, वो भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व के लिए क्या नहीं है। उसके पास आज की तारीख में राम मंदिर की एक उपलब्धि है। उसके पास हिंदुत्व के चेहरा का ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है, जो भगवा कलर का हिंदुत्व के पूरा रचा बसा नजर आता है। दूसरी तरफ मोदी को खुद एक तरह से हिंदू सम्राट की तरह देखा जाता है। तो आप कई चीजें उनके साथ हैं, विकास है, सामाजिक न्याय है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी एक कॉकटेल बना के चल रही है, और उस कॉकटेल का भारतीय समाजवादी पार्टी के पास कोई काउंटर प्लान नहीं। समाजवादी पार्टी के पास अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी उनको एक मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर खड़ी करती है, मुस्लिम तुष्टिकरण बताती है कि मुसलमानों को हितैषी रही है, यादव मुस्लिम। ये बात मैं कुमार अभिषेक भाई से पूरी तरह सहमत हूं कि जो यादव मतदाता है, यादव कम्युनिटी है, वो ओबीसी के दूसरी तमाम जातियों से ज्यादा जो है वो हिंदुत्व के उस पर बिलीव करने वाला है, वो पूजा पाठ में ज्यादा विलीन रहता है। ऐसे में उसको निश्चित तौर पे जो खासतौर से जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो लाइन रही है वो निश्चित तौर पे बेचैन करे। उससे जो है कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अखिलेश यादव दरअसल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो किसी भी धारा के साथ या किसी भी एजेंडे के साथ बहुत दिन तक स्टेब्लिश नहीं रह पाते। एक चुनाव में आजमाइश करते हैं, फेल होते हैं, फिर भाग जाते हैं। देखिए, दरअसल कोई भी एजेंडे पे आपको कायम रहना है तो उस पर कायम रहना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सिर्फ आप जाके सीतापुर में अधिवेशन कर दें और उसके बाद टिकट बांटने के टाइम आप आए बाएं साएं टिकट बांट दें और जिसको चाहे दे दें और सोचें कि हम जीत लेंगे, तो ऐसे नहीं है। दरअसल आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। उसके पास अपना कैडर है, विचार है, एजेंडा है, सब कुछ है। आपके पास क्या है? आपके पास बताने के लिए आपके कार्यकर्ताओं से अगर पूछा जाए कि समाजवादी पार्टी का विजन क्या है, खाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के अलावा कोई विजन समाजवादी नेता नहीं बता पाएंगे। ना ही जो अब अखिलेश यादव के आसपास जो सलाहकार हैं वो भी ऐसा नहीं है कोई वैचारिक तौर पे हो या कोई छत्रप के तौर पे हो जो समाजवादी पार्टी को एक नई दिशा दिखा सके, एक धारा दिखा सके। आपने कर्नाटक का जिक्र किया। कर्नाटक में आप देखिए, अखिलेश जो खास तौर से कांग्रेस का एजेंडा रहा है, एकदम क्लियर कट एजेंडा रहा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा रहा है, स्थानीय मुद्दे रहे हैं। उसके पास अपना एक जाति कम्बिनेशन का जो है एक समीकरण रहा है। वहां पे सिद्धरामैया जैसा जो है सामाजिक न्याय का नेता है, जो खासतौर से दलित पिछड़ों का हितैषी बहुत माना जाता है, और वो खुल के हिंदुत्व की राजनीति को काउंटर करता रहा है। इसके बावजूद बजरंग दल जैसे को प्रतिबंध लगाने की का मुद्दा रहा है, इसके बावजूद वो हिंदुत्व के पिच पे नहीं, दरअसल वो अपने पिच पे जो है भारतीय जनता पार्टी को लाई है। जबकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिच पे उतर रही है, अपनी पिच पे नहीं। खुद के एजेंडे बताए नहीं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो बिछाए हुए एजेंडे हैं उस पे लौट रही है। अगर जब उस पे खुद भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे लौटेंगे तब उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? अगर आप विपक्ष में हैं और अगर आज मुकाबला करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको अपना एजेंडा तय करना होगा और अपने एजेंडे पे लाना होगा। आपने राहुल गांधी की बात की, गुजरात में राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे उस वक्त राहुल गांधी पूरी तरह से आप देखेंगे उससे पहले वहां जाति का जो कॉम्बिनेशन था, जो खासतौर से जाति आरक्षण का वहां मुद्दा था, पटेल का, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और उससे जो माहौल बना उसको राहुल गांधी ने हिंदुत्व के जरिए सजाया और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पे लाए। और अपने पिच पे वो जरूर हिंदुत्व के पिच के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पिच पे गए, लेकिन बहुत सारी मुद्दों पे वो लाए और उसमें समाजवादी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती पेश किया। लेकिन अखिलेश यादव ऐसी चुनौती अभी तक पेश करते नजर नहीं आ रहे हैं। और अभी भी जो चीजें कर रहे हैं वो लोहिया और अंबेडकर के साथ चलना चाहते हैं, सीतापुर में अधिवेशन करना चाहते हैं, लेकिन बूथ से लेके लड़ाई जो बूथ की है, युवा कैडर की लड़ाई है, उस एजेंडे पे विचार की लड़ाई है, उस पे समाजवादी पार्टी एक स्टैंड या स्थायी तौर पे नहीं रुक पा रही है। और स्थायी तौर पे नहीं रुक पाना ही जो है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की वैचारिक कंफ्यूजन को दर्शाता है। जब तक आप स्थायी तौर पे किसी विचारधारा पे नहीं टिके रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड एक वैचारिक पार्टी है, उससे मुकाबला करने के लिए आपके पास एक विचार होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए। अब उनके पास एजेंडा क्या है? क्या कभी सॉफ्ट हिंदुत्व है, कभी अम्बेडकरवादी, कभी लोहियावादी है? आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस वादी पे चलना है, किस वाद पे, किस राह पे चलना है। जब तक आप एक राह तय नहीं कर पाएंगे तब तक आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं और हर बार आपको नया एक्सपेरिमेंट
करना होगा। इसी पर एक सवाल कबूल भाई हम समिताज मिश्रा सर से लेंगे। हम दर्शकों सर वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार हैं, हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। समीर सर, जो बात हम लोग कर रहे हैं अखिलेश यादव की सियासत की, कि नैमिषारण्य से वो अब 2024 के अभियान को के बिगुल फूकेंगे और एक तरह से वो धार्मिक लबादा उड़ा रहे हैं अपने पूरे सियासी कार्यक्रम को। ये तो ओरिजिनली तो ये भाजपा के पीछे, भाजपा 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेगी, घर घर राम का कॉन्सेप्ट वहां चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहिए या पूरे देश में कहिए कि राम मंदिर का प्रसाद बांटे जाएगा। तमाम तरह के कार्यक्रम भाजपा ने तय कर रखे हैं, वो 2 साल पहले से इस पर काम कर रही है, जो अखिलेश यादव आज करने जा रहे हैं। जो बात कबूल भाई कह रहे थे कि अखिलेश यादव के सियासत में एक विचलन दिख रहा है कि कभी वो अंबेडकरवादी सियासत करते नजर आ रहे हैं, तो कभी अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत, टेम्पल रन की सियासत करते नजर आ रहे हैं। इस विचलन को आप किस तरीके से लेते हैं? एक प्राथमिक टिप्पणी आपकी इस पर लेंगे, और उसके साथ एक सवाल ये भी कि क्या बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, चूंकि पहले ये सियासत 25-30% वोट शेयर के आसपास घूमती थी कि जो पार्टी 30% वोट शेयर पा लेती थी उसके लिए सत्ता का मार्ग खुल जाता था। बीजेपी इस पूरे मामले को अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो करीब 50% पर लेकर चली गई है, और विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 42-43% वो वोट पाती हुई अपने गठबंधन के साथ नजर आती है। तो क्या बीजेपी ने चूंकि इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है, इसलिए इस तरह के सियासी विचलन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, सभी में देखने को मिल रहा है? अमीश जी, सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी की आपने बात की और कबूल ने बहुत डिटेल में वो बता दिया, उसी चीज को मैं भी क्या दोहराऊं, लेकिन उसको नटशेल में आपको ये बता दूं कि निश्चित तौर पर आपने कहा कि ये दिखा क्या रहा है। दिखा यही रहा है कि आपके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई विजन नहीं है 2019 में कि बीजेपी का मुकाबला आप कैसे करेंगे। जबकि स्थिति यह है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आपके पास दर्जनों नहीं सैकड़ों हथियार हैं। तमाम ऐसे मोर्चे हैं, फ्रंट हैं, जिस पर 9 साल की केंद्र सरकार और पिछले 6 साल की जो है वो राज्य सरकार को आप विफल घोषित करके दिखा सकते हैं, और लगातार आप उस पर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन बात वहीं फिर आ जाती है कि बीजेपी तो चाह ही रही है कि आप नैमिषारण्य जाए, बीजेपी तो चाह ही रही है कि आप रामलला का भी दर्शन करने जाए, ताकि बीजेपी को यह कहने में आसानी हो जाए कि इन्हीं रामलला के मंदिर को बनने से रोकने के लिए या यहां तक कार सेवक न पहुंच सके, गोलियां चलवा दी थी आपके पिताजी ने। हाँ, लेकिन आप बीजेपी को तब भी नहीं घेर पाएंगे कि उन्हीं मुलायम सिंह यादव को, उन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आपने पद्म विभूषण देकर के भी सम्मानित किया है। तो ये बीजेपी को अपनी पिच पे खिलाने की बजाय बीजेपी के पिच पर खेलने के लिए खुद ही आतुर होते दिखाई पड़ रहे हैं। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सोच नहीं है आपके पास, इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी होती है वो तय करने वाले नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको ये लग रहा है कि आप ऐसा करके बहुत सारे हिंदुओं का वोट इकट्ठा कर लेंगे। आप ये नहीं सोचते हैं कि बीजेपी जो कुछ कर रही है, जिस दिशा में वो काम कर रही है, जिस दिशा में बढ़ रही है, उस दिशा में आप जाकर के क्या जिन एक तरीके से जो धर्म के नाम पर वोट देने वाले हिंदू हैं, वो जो बीजेपी की ओर गए हैं, क्या आप उनको वापस ला सकते हैं? आप नहीं ला सकते। तो अगर आपको चुनाव में रणनीति बनानी है तो आपको ये बनानी है कि जो आपके पास पहले था कम से कम वो वापस आ जाए, और जो आपके पास ऑलरेडी है कम से कम वो भी बिदक करके दूसरी तरफ ना चला जाए। जो अभी आपने देखा कि पिछले कुछ चुनाव में, खासतौर से पिछले विधानसभा चुनाव में भी, उसके बाद ये जो अभी हुए हैं अपने निकाय चुनाव हुए हैं, इनमें किस तरीके से इन लोगों की, खासतौर से समाजवादी पार्टी की इसी राजनीति का फायदा AIMIM ने उठाया है। और जब मुझको अच्छे तरीके से याद है, 2016 की बात है, अप्रैल 16 की बात होगी, ओवैसी ने फैजाबाद की एक सीट थी विधानसभा की जिस पर बाई इलेक्शन हो रहा था, बीकापुर में बाई इलेक्शन हो रहा था। ओवैसी ने दलित उम्मीदवार को वहां पर खड़ा किया था। मैं उस इलेक्शन को उत्तर प्रदेश, तब मैं BBC में था और पहली बार मतलब उत्तर प्रदेश का जो एक पहला कोई कवरेज करने गया था वहां रहते हुए लखनऊ में, उसी को कवर करने, तो मुझे अच्छे से याद है
ओवैसी से मुलाकात भी हुई थी, लंबी बातचीत हुई थी। उसी समय ओवैसी की बातों से ये लगा था कि ये बहुत तेजी से उस वोट बैंक के पर ये डोरे डालने की, और डोरे डालने की नहीं बल्कि उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वोट पर बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी, खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव ने एक अपना वर्चस्व बनाए रखा। तो ये इनकी, मुझको लगता है, और उसका वो फायदा उठा रहे हैं लगातार। आप देखिए निकाय चुनाव में कैसे फायदा मिला है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2019 के चुनाव में भी फायदा उठाए। वो ना भी उठाए तो कम से कम आपको उसका फायदा लेने से रोक तो सकते ही हैं। अब उसके लिए चाहे ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कह दिया जाए, फिर चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे जिसको भी कह दिया जाए, लेकिन इन लोगों की इस स्ट्रेटेजी का 100% फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता है, और इन लोगों को भी पता रहता है कि इसका फायदा मिलेगा, फिर भी इस तरह की अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो मेरे समझ से बाहर है। दूसरी बात यह है जो कांग्रेस की बात, अच्छा एक बात के लिए तो तारीफ करनी होगी, जैसे अभी हम लोग इलेक्शन पिच की बात कर रहे थे, तो विधानसभा के चुनाव में तो अखिलेश यादव ने या कहें समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो बीजेपी की पिच पर ना खेलें, काफी हद तक वो सफल भी रहे उसमें। लेकिन जब आपने, बहुत सारी चीजें होती हैं चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के लिए, आपने टिकट का बंटवारा इस तरह से किया कि लग रहा है कि वहां पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, या आपको पता ही नहीं है कि कौन जीत भी सकता है, कौन हार सकता है। आपने निकाय चुनाव में भी कि पता ही नहीं चला कि राष्ट्रीय लोकदल से आपका गठबंधन है भी कि नहीं है, और चुनाव कौन लड़ रहा है। कहीं कहीं तो दोनों पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हुए, और कहीं एक को आपने टिकट दे दिया, फिर कहा नहीं छोड़ो अब दूसरे को दे दो। तो इस तरह की जब इलेक्शन का मैनेजमेंट होगा जिस पार्टी का, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से, जो हर समय चुनाव के मोड में नहीं रहती है, जो हर समय चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ती है, कहां से मुकाबला करेंगे। मुकाबला करने के लिए बिल्कुल उस तरीके से आक्रामकता भी दिखानी होगी, और जो विपक्षी पार्टी है उसकी आक्रामकता को हल्का भी करना पड़ेगा, उसका प्रहार भी करना पड़ेगा। और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ा था, और दूसरा बहुत अच्छा उदाहरण दिखाई पड़ा है कर्नाटक में। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने, आपने चाहे जितना नाम लिया और बजरंग बली के नाम पर आपने सब कुछ कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा जो उनको कायदे से नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसको बिल्कुल इग्नोर किया कांग्रेस पार्टी ने। ऐसा नहीं किया कि अब उसमें बचाव में चली जाए, कांग्रेस पार्टी भी ऐसी गलतियां करती रही, वो उसकी पीछ पे जा करके, लेकिन जो रही उसकी। और दूसरे, उनकी चीजों को, उनके बयानों को, उनकी चीजों को काटने के लिए एक तरफ आपने एग्रेसिव कैंपेन चलाया, और एक तरफ आपने जो है जो वो आपके खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन चला रहे हैं उसको आप काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से करना होगा। मुझको नहीं लगता कि, पता नहीं क्यों इस तरह से बना रहे हैं कि आप नैमिषारण्य चले जाएंगे, आप रामलला के दर्शन करने चले जाएंगे, मथुरा काशी चले जाएंगे तो आपके वोट बढ़ जाएंगे, या वो तबका आपकी ओर चला जाएगा जो बीजेपी को, हार्डकोर बीजेपी का, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट देता है, जो सारी चीजें भूल करके और बीजेपी को वोट देगा, उस पे जाए। मुझको लगता है कि अगर कायदे से इनको रणनीति बनानी चाहिए तो मुद्दों की कमी नहीं है, और अगर मुद्दों के बल पर ये चुनाव की कैंपेनिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, तभी कामयाब होंगे। अदरवाइज मुझको कतई नहीं लगता कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई नुकसान होने पाएगा। जी, हमारे बहुत सारे दर्शक जो है वो अपने कमेंट कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक है अखिलेश यादव कंफ्यूज लीडर हैं। गंगा सागर मिश्रा कह रहे हैं कि कोई भी राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकता। और एक सवाल वीरू दास का है, मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगा कुमार अभिषेक। वीरू दास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हिंदू पिच पर चलें और स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को, ब्राह्मणों को टारगेट करें, दोनों एक साथ कैसे चलेगा? बिल्कुल, उनका सवाल बड़ा जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कुछ चीजों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये भी बात सही है कि वो जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, कई बार उसमें फंसते हुए चले भी जाते हैं। और जैसे कि चर्चा चल भी रही थी कि ये बीजेपी का पिच है, और बीजेपी के पिच पर अगर वो जाएंगे तो उन्हें नुकसान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव थोड़ा कंसिस्टेंट है, कम से कम रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर के।
मैंने पहले भी इस बात को कहा, जैसा अगर उनका सवाल है कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व के खिलाफ बातें करें और अखिलेश यादव हिंदुत्व की को लेकर के पार्टी के नजदीक आए, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। तो जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो तो हमें दिखाई दी थी कि थोड़े अखिलेश यादव कंफ्यूज रहे, और फिर उन्होंने विधानसभा में भी याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। उन्हें लग गया कि इस पर ज्यादा बोलने से उनका नुकसान होगा। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल की बात है, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने थोड़ा उसे पीछे छोड़ दिया है। वो अंबेडकरवादी राजनीति करना जरूर चाहते हैं, वो दलित पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ वो छेड़छाड़ करना नहीं चाहते। मुझे ये लग रहा है कि एक लाइन, एक चीज जो उन्हें हमेशा परेशान करती रही और उनको लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा जिस पर कि वो हमेशा डिफेंसिव रहे या उनकी पार्टी रही, वो था कि एक टैग जो कि मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स का था। मुलायम सिंह यादव तो इसे बहुत आसानी से इससे निकलते चले गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव के दौर का जो पॉलिटिक्स थी वो अलग थी। इस वक्त की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। उस वक्त बीजेपी इतनी प्रभावशाली नहीं थी, और उस वक्त लड़ाइयां अमूमन सपा बसपा में होती थी और कांग्रेस भी मजबूत, बीजेपी भी मजबूत, ऐसी स्थिति थी। लेकिन अखिलेश यादव के सामने की जो चुनौती है ये विकराल है, और उन्हें बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ना है। मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स का टैग वो हटाने की कोशिश पिछले कई चुनाव से कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 2019 में भी उन्होंने इसकी कोशिश की थी, और आप देखें कि इस कोशिश के बावजूद उन्हें वोट मिले, सभी लोगों के वोट मिले। और 2024 का जो चुनाव है, मुझे लगता है कि बीजेपी उन्हें फिर से ये ब्रांड करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बीजेपी तो करेगी, आप उनके पिच पर आएंगे, हिंदुत्व पर आपका मजाक उड़ाएगी, बीजेपी वो बातें याद दिलाएगी कि आपने राम मंदिर के नाम पर जो गोलियां चली है उसमें आपका भी रोल है, आपकी सरकार ने उस पर गोलियां चलाई थी। लेकिन उन्हें लगता है कि अगर वो भी ये पॉलिटिक्स करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, तो कुछ चीजें थोड़ा डिफ्यूज रहेंगी। एकदम से उनके खिलाफ जो एक माहौल बन जाता है कि वो प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स उनकी पार्टी करती है और पूरी हिंदू वोट, मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम का जो डिवाइड है पॉलिटिक्स का, इसे कहीं ना कहीं वो थोड़ा भोथरा करना चाहते हैं, डिफ्यूज रखना चाहते हैं, कि अगले चुनाव में जब उनकी वो जाएं तो एकदम से बीजेपी अपने हिंदुत्व की जो बड़ी सी एक वो लेकर के आएगी, एक ऑरा लेकर के आएगी राम मंदिर और इन तमाम चीजों को, उस वक्त उनको कोई इस तरीके से ना कर सके कि ये एंटी हिंदू या बेशक बीजेपी लगातार सवाल उठाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो पिछले कई चुनाव से जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो मुझे थोड़े तो सफल होते हुए दिख रहे हैं कि अब अखिलेश यादव को कोई उस तरीके से ब्रांड नहीं कर पाता कि आप एकदम से प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनकी पार्टी भी थोड़ी मुख्यधारा में लौटती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और अखिलेश यादव, हालांकि उनकी जो कंफ्यूजन वाली बात है या कंफ्यूजिंग स्टेट वाली बात है कि वो कभी कभी जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर जो दूसरे नेता हैं वो इस बात पर एडमेंट है कि आपको वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पॉलिटिक्स है या जिस लाइन पर जो नैरेटिव वो पार्टी के लिए गढ़ रहे थे उस लाइन पर पार्टी नहीं चल सकती। और आप देखेंगे कि अखिलेश यादव के बोलने के बावजूद, चाहे राम गोपाल यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, सबों ने वो लाइन रखी थी कि ये लाइन हमारी पार्टी की नहीं है। मुझे लगता है कि वहां से अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं थोड़ा सबक लिया और उस लाइन को पीछे किया है, और एक बार फिर से 2022 की जो लाइन रही, 2019 की उनकी जो अपनी लाइन रही, रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर साथ चलने की को लेकर के उनकी जो कोशिश रही, मुझे लगता है वो एक बार फिर उस पर बढ़ते दिख रहे हैं। बीजेपी के पिच पर सफल नहीं होंगे, ये मेरा भी मानना है कि बीजेपी के पिच पर आप उनकी तरफ ना बैटिंग कर सकते हैं ना उनकी तरह आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर जो लगा हुआ एक तमगा है उसे चिपकने से आप जरूर दोबारा से रोक सकते हैं, और मुझे लगता है अखिलेश यादव की कोशिश भी यही है। जी कबूल भाई, जैसा कुमार अभिषेक जी कह रहे हैं कि अखिलेश की सियासत के पीछे उनकी पार्टी की जो भी सोच हो और उसका क्या सियासी परिणाम होगा वो तो 2024 का चुनाव बताएगा कि नैमिषारण्य से जो अगर वो शुरुआत कर रहे हैं और इसे वो रूप दे रहे हैं कि 2024 के चुनाव का एक तरह से आगाज है वो चुनावी प्रचार का, तो इसका रिजल्ट अभी हम देखेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अखिलेश यादव का जो एक वोट बैंक है जो एकदम सॉलिड है, इंटैक्ट है, उनके साथ खड़ा था,
और उनकी एक तरह से कह लीजिए कि सियासी इज्जत बचाने का काम उसने किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। वो था मुस्लिम वोट बैंक। 90% की पोलिंग हुई अखिलेश यादव के लिए। और जो आज अखिलेश यादव के पास विधायकों की एक संख्या है जो जिसको लेके उनको थोड़ा बहुत गुडी फील होता होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो उसके पीछे एक बड़ी बैकिंग मुस्लिम वोट बैंक की है। अगर अखिलेश यादव इस तरह के सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो क्या उन्हें उस वोट बैंक के बिखरने का खतरा नहीं है? यानी कि जो आपके पास है आपको उसको नहीं बचा के रखना है, जो नहीं है उसके लिए आप दौड़ भाग कर रहे हैं। और इसकी एक झलक अगर हम कहें निकाय चुनाव के आंकड़ों को देखें तो मुरादाबाद जैसी सीट जहां कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर पहुंच गई मेयर चुनाव में, या बसपा ने जो अपना अभियान शुरू कर रखा है मुस्लिम दलित वोटर्स को एकजुट करने का, और इस बीच आप एक सॉफ्ट हिंदुत्व की मतलब डोर पकड़ रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव को इस बात का खतरा नहीं है कि मुसलमान उनसे और नाराज हो सकता है, जिसके खतरे 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें उठाने पड़ सकते हैं? अमित भाई, आपने सही कहा है, लेकिन मैं पहले कुमार अभिषेक भाई की बात पे आऊंगा कि समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तो मुस्लिम परस्ती के तमगे के साथ ही गठन हुआ। उस वक्त राम जो कार सेवकों पे गोली चलाने के बाद वो जब अलग हुए, अलग होके उन्होंने समाजवादी पार्टी का जब गठन किया जनता दल से अलग होकर, तो उस वक्त सबसे पहले उस वक्त तक मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के मसीहा के तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए। और आज जब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर चल रहे हैं, तब जो है मुसलमानों का सबसे बड़ा वोट बैंक अब तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के चुनाव में गया है। तो मुस्लिम परस्ती का जो तमगा है वो समाजवादी पार्टी कुछ भी कर ले, अब उसके तमगे के साथ वो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने इतना गढ़ दिया है, और वो मुसलमानों के बीच में ऐसा है कि उसको खत्म करना अब अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है। अब वो कुछ भी कर लें, वो तमगा नहीं खत्म हो सकता है, वो तमगा उनके साथ लगा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी जब भी मौका आएगा उनको उस चीज की याद दिलाती रहेगी। जब भी आप देखिए, जिस समय से ये बात सामने आई है कि अखिलेश यादव जो है अधिवेशन करने जा रहे हैं, प्रशिक्षण करने जा रहे हैं उस मंदिर, तब जो है और जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हें उस याद दिला रही है, 1990 के वो कांड दिला रही है, कार से को गोली चलाने का। तो मुझे लगता है उससे अखिलेश यादव पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पे सबसे बड़ा वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की राजनीति को इस वक्त जिंदा रखे हुए है वो वोट है मुस्लिम मतदाता। मुस्लिम मतदाताओं के सहारे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी स्थापित है, और उसी के दम पे अखिलेश यादव आज कोई भी बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हों या मायावती के लोगों को, अम्बेडकरवादियों को भी अपने साथ ला रहे हैं, तो वो यादव वोटों के दम पे नहीं ला रहे हैं बल्कि मुस्लिम वोटों के दम पे ला रहे हैं। अगर उनसे आरएलडी भी अगर गठबंधन करना चाहती है तो मुस्लिम वोटों के लिए करना चाहती है, ना कि यादव वोटों के लिए करना चाहती है। और इस चीज में कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दरअसल मुसलमानों के पास भी फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, और जिस दिन उन्हें एक विकल्प दिखेगा तब अखिलेश यादव के लिए अपनी राजनीति बचाना और तब उनको सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलने का खामियाजा तब एहसास होगा। अभी मुझे लगता है क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक विकल्प नहीं होगा तब तक कुछ ऐसा होता मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में पूरी तरह से वो हो चुकी हैं। वो भले ही दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जमीन पे उसका कोई असर दिख नहीं रहा है, और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में कभी बन भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके सामाजिक परिवेश है, सामाजिक कारण है, मैं उनको अभी नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरी चीज है कांग्रेस की जो है वो एक विकल्प मुसलमानों की बन सकती है, और वो भले ही सेंट्रल यूपी या पूर्वांचल में ना बने लेकिन पश्चिम यूपी में बन सकती है। और अगर आरएलडी के साथ जिस तरह के आरएलडी कांग्रेस को लेके सॉफ्ट कॉर्नर हुई है, अगर वो कहीं कॉम्बिनेशन बनता है तो मुझे लगता है तब अखिलेश यादव को मुस्लिम को दरकिनार कर सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलने की जो राह है उसका असर दिखेगा। एक दूसरी बात है कि निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं इसमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को मौका जरूर मिलेगा उनको कटघरे में खड़ा करने का, और वो इस बात को लगातार कहते रहे हैं
कि जो लोग मुस्लिम परस्त को मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं वो मुसलमानों के मुद्दे पे क्यों खामोश रहते हैं और इस बात को लेके ओवैसी करते रहे हैं। और ऐसे में निकाय चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, चाहे वो इसमें नतीजे अगर निकाय चुनाव के हम नगर निगम के देखें तो वो कई संदेश देते हैं। मुसलमानों ने एक विकल्प की तलाश की है, जिसमें वो सहारनपुर में अगर बसपा को वोट दे रहा है तो मेरठ में वो एमआईएम को दे रहा है, तो मुरादाबाद में वो कांग्रेस को वोट दे रहा है, कुछ जगह वो सपा को भी वोट दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि जिस तरह से वो 2022 में आंख मूंद कर सपा के साथ एक तरफा चला गया, वो तमाम मुस्लिम नेताओं को दरकिनार कर चला गया, वो 2024 में भी अखिलेश यादव के साथ उस तरह खड़ा रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन उसमें वोटों में वो बिखराव होगा। और अगर कहीं कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में लेके बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है, अगर कांग्रेस भी संजीदगी दिखाए और सक्रियता बढ़ाए तब जो है, क्योंकि जो सपा की जमीन जिस जमीन है वो कांग्रेस की जमीन पे ही सपा की जमीन इमारत आज खड़ी है, और जिस दिन उस इमारत को कांग्रेस जो है कब्जाने की कोशिश करेगी, और इसीलिए अखिलेश यादव उसको कब्जाने का मौका नहीं देना चाहते हैं, और जिस दिन उस पर कांग्रेस खड़ी हो गई तब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग तरीके का दिखेगा। तब अखिलेश यादव के लिए कोई भी प्रयोग उस वक्त फिर इनको जो सॉफ्ट हिंदुत्व के चलने और उस तरह के प्रयोग करने का और जो बार्गेनिंग करने का और प्रेशर पॉलिटिक्स करने का जो दांव चलते हैं वो सब कुछ उनका धरा रह जाएगा। क्योंकि जैसे ही मुस्लिम कांग्रेस की तरफ लौटेगा और तब जो है कांग्रेस, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में उसके पास कोई अपना वोट बैंक नहीं है, तब उसके पास एक वोट बैंक होगा, और जब एक वोट बैंक उसके पास मुस्लिमों का होगा तो उसके लिए दूसरे वोट बैंक जो उसके पुराने कोर वोट बैंक है वो भी वापस आएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम ही बेचैन है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भी बेचैन है, उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त बीजेपी विरोधी दलित वोटर है वो भी बेचैन है, उसके पास भी विकल्प नहीं, क्योंकि मायावती भी उस तरह सक्रिय नहीं है। तो बहुत सारा जो विकल्प वोटर है, बीजेपी एंटी बीजेपी वोटर है जिसके, और वो इस समय विकल्पहीन दिख रहा है। ऐसे में अगर कोई राजनीति उनके सामने खड़ी होती है तब जो है वो उसकी तरफ जा सकते हैं, और वो अगर रुक किए तब भारतीय, और क्योंकि मुझे कर्नाटक के चुनाव में एक चीज दिखा कि कांग्रेस जिस वोट को वापस लाने की कोशिश कर रही थी वो वोट जो है वो वापस होता दिखा है। दलित वोट, मुस्लिम वोट जीते हैं, आप देखिए वापस आया है, और बड़ी संख्या में दोनों वोट जो है कांग्रेस को मिले हैं। यही वजह है कि मुसलमान जो जितने भी जीते हैं, जेडीएस भी मुसलमानों के वोट नहीं पा सकी है। दलितों का वोट जो 2018 के चुनाव में बीजेपी के साथ चला गया था वो कांग्रेस की तरफ रुख किया है, वापस आया है। इसीलिए जो कैबिनेट का गठन हुआ उसमें आप देखेंगे तो पहली कैबिनेट में 8 में से 4 जो है दलित नेता मंत्री बनाए गए, और क्रीम पोस्ट जो है दलितों को मंत्रालय की दी गई। होम मिनिस्ट्री जैसा मंत्रालय दलितों के हाथ में है। और सामाजिक न्याय के मुद्दे पे कांग्रेस, देखिए वहां पे अगर बजरंग दल को बैन करने की बात हो, हिजाब की पाबंदी हटाने की बात हो, मुस्लिम आरक्षण को खोलने की बात हो, हर मुद्दे पे मुखर रही है। ऐसा नहीं है कि वो कम्बल ओढ़ के दही पी रही थी, ऐसा नहीं किया कांग्रेस ने। तो मुझे लगता है अगर इस तरह के एजेंडे के साथ वो अगर उसी तरह से अपने मुखर होकर उत्तर प्रदेश की सियासत में लौटती है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल सकती है। लेकिन कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में, वो कहा जाता है ना, कुछ चीजें वो भी कम्बल ओढ़ के चलना चाहती है, कहीं वो चाहती है कि अखिलेश यादव के साथ बुराई ना हो जाए, इसीलिए उत्तर प्रदेश में वो खुलकर नहीं खेलती। अगर वो उत्तर प्रदेश में भी खुलकर खेलने लगेगी तो उस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी भारतीय समाजवादी पार्टी को होगी, क्योंकि कांग्रेस जो वोट अब हासिल करेगी वो समाजवादी पार्टी के साथ उसका वोट बैंक जो है उसको लाएगी। बिल्कुल समीर, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता से किसी नेता से ये बात करते हैं तो उनका जवाब होता है कि भाई हमने कांग्रेस से गठबंधन किया, उसके बाद हमने मायावती से गठबंधन किया जो कि बिल्कुल ही एक अप्रत्याशित गठबंधन था, उसके बाद हमने पूर्व की पार्टी से पश्चिम की पार्टी से यानी रणनीति बदल के गठबंधन किया, मुसलमानों ने हमें एक मुश्त वोट दिया लेकिन हम तो जीत ही नहीं पाए पिछले 4 चुनावों में। ऐसे में हमारी जो ये कोशिश है, जो कुमार कह रहे थे कि एक हाइब्रिड मास बेस पार्टी बनाने की, तो उसके अलावा बचता क्या है चारा हमारे पास? इस पर आप क्या कहेंगे समीर? ये बात तो सही है, यही बात तो होती है ना कि अभी तक के जब से खास तौर पे समाजवादी पार्टी रही है, 1-2 बार को छोड़ दिया जाए तो उसका मुख्य मुकाबला बसपा के साथ ही रहा है। शुरुआती दौर पे छोड़ दिया जाए अगर मंदिर आंदोलन के समय, तो ना तो कांग्रेस फाइट में रही ना बीजेपी ही फाइट में रही। लेकिन अब जब 2017 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी आई है यहाँ,
तो और बीजेपी जिस ग्राउंड पे आई है, पहले भी उसी ग्राउंड पे आया करती थी, लेकिन 2014 के बाद इस तरीके से अपने इन एजेंडों पर वो एग्रेसिव रूप में आई है, उसकी काट के लिए तो मुश्किल तो है ही इनको, इन लोगों के पास, समाजवादी पार्टी की। लेकिन बात यह है कि अब आप उसी में ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक बार बीएसपी से मिल लिए, एक बार आपने छोटे छोटे गठबंधन दलों को आपने बुला लिया, फिर छोटे छोटे जाति आधारित दलों को बुला लिया, तो फिर इस एक्सपेरिमेंट में तो आप फेल होंगे। इसी में तो बीजेपी तो यही चाह रही है, इसमें तो बीजेपी जो है वो सफल रहेगी आपको हराने में। लेकिन यानी कहने का मतलब कि अगर केवल जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर सोच लेंगे कि हम बीजेपी को हरा दें, तो बड़ा मुश्किल है। कुछ सीटों को, कुछ जगहों को पर हराया जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा प्रदेश में नहीं हराया जा सकता, ये मुश्किल बात है। अगर हराना है तो आपको इन सारी चीजों को थोड़ा सेकेंडरी लेते हुए, जो मेन मुद्दे हैं, जो सरकार में रहते हुए जिस पर आप बीजेपी को घेर सकते हैं, उन मुद्दों पर अगर आप घेर करके, और प्लस आप बैकडोर से, आपकी स्ट्रेटजी तो जाहिर सी बात है कि बनेगी तो जाति और धर्म के आधार पे ही, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हर जाति और धर्म में जो जाति आधारित पार्टियां भी हैं, एक बड़ी संख्या में वो अपनी उन पार्टियों को लोग भले वोट देते हो, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% अगर जाति आधारित कोई पार्टी है तो उस जाति का 100% वोट उसको मिल रहा है, ये नहीं होता है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में से कुछ ऐसी ही चीजों को, इन्हीं चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। क्योंकि बात तो सही, अगर एक तरफ की लड़ाई हो जाएगी कि बीजेपी है या फिर और है, तो वहां तो आप और वो भी धर्म और जाति के आधार पर, तो जिस जाति आपके पास पहले क्या था, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, अगर सामाजिक समीकरणों को देखें तो एक के पास एक बड़ा समाज का वर्ग था और दूसरा एक था मुस्लिम वर्ग था। समाजवादी पार्टी, ये बीएसपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के पास क्या था कि मुलायम सिंह यादव ने तमाम जातियों के नेताओं को उन्होंने कल्टीवेट किया था, बनाया था, उनको सम्मान दिया था। वो अपने जाति में कितना भी प्रभाव रखते हो, लेकिन कम से कम भी रखते होंगे, कुछ तो रखते थे। हालांकि कुछ ऐसे थे जो काफी प्रभाव रखते थे। उनकी वजह से एक तरीके से जो विभिन्न प्रकार की ओबीसी जातियां, और ओबीसी नहीं दूसरी जातियां भी, उसमें ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे और जातियां भी थी, तो इन लोगों के प्रभाव से वो एक समेशन बनता था, एक समग्रता के साथ एक बड़ा समाज जो है उनका वोट मिलता था, और प्लस काफी कुछ वोट जो है वो माइनॉरिटी का मिलता था। तो आप अच्छी खासी सीटें भी लाते थे, लोकसभा भी जीतते थे और विधानसभा भी जीतते थे। अब क्या है कि उसका एक बड़ा हिस्सा तो बीजेपी उठा करके ले गई, और वो छोटे दल नाराज भी हैं, उनको दिक्कतें भी बीजेपी मना ले रही है। आपके पास वो चुनाव लड़ने के लिए राजभर जैसे लोग आते भी हैं, बाद में फिर चले जाते हैं। चुनाव आपके साथ लड़े, एमएलसी में वोट देने के लिए वो भाजपा के साथ चले जा रहे हैं, जबकि वो भाजपा उनको कुछ बहुत दे नहीं रही है, खाली उसके नेता उनके साथ हाथ उठा करके केवल एक फोटो खिंचवा लेते हैं। इससे ज्यादा क्या मिल रहा है? मुझको तो लगता है कि जब से चुनाव हुए हैं, पता नहीं, शायद राजभर की, ओम प्रकाश राजभर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कभी बातचीत भी नहीं हुई होगी, मुझे लगता है कोई मीटिंग भी नहीं होगी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। फिर भी वो बीजेपी को लेकर, बीजेपी से इतने आह्लादित हैं कि किसी भी कीमत पर उसके साथ जाने को तैयार है। तो कुछ तो बात होगी ना, कि आपने जिनको अपने साथ जोड़ा भी, वो भी आपके साथ बाद में चले गए। तो ये इन चीजों पे थोड़ा सा वो उनको करना पड़ेगा। और बाकी चैलेंज तो यही है, जो सवाल आपने पूछा मुझसे, सबसे बड़ा चैलेंज यही वही, कैसे वो करें, क्या जाए कहाँ? तो जाना तो नहीं है कहीं ना कहीं आपको। तो आपको देखिए, आप बीजेपी के वोट को, बीजेपी जिस तरीके से उस वोट को खींच रही है, उसी तरीके से आप तो बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे। आप बीजेपी की कमियों को बता करके कि ये देखो आपको ले करके तो गए, लेकिन आपको दिया क्या, आप उन चीजों को गिना करके, और मुझको लगता है तब ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बीजेपी की तरह से नहीं हो सकता है कि बीजेपी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अगर मंदिर से कर रही है तो आप भी मंदिर से कर लीजिए। बीजेपी ने परशुराम के पे छुट्टी देने की बात कह दी, तो आप परशुराम के 100 को 1000 मंदिर बनाने की बात कर दीजिए। बना कहीं नहीं, मुझको लगता है।
आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले की तो बात है कि परशुराम के पता नहीं कितने मंदिर बनाने की घोषणा हुई थी जी। तो क्या इन सब चीजों का ये जिसके लिए आप बनवा रहे हैं उसको पता है कि आपसे ज्यादा मंदिर बीजेपी बनवा देगी, और नहीं भी बनवाएगी और तोड़ भी देगी तब भी ज्यादा ठीक है, हम उधर ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप उस वोट को कहाँ ला पाएंगे? उसको लाने के लिए आपको किसी दूसरी रणनीति पे, आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल तरीके से ही सोचना होगा, उस ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सोचना होगा जिस पर बीजेपी अपनी स्थापना के साथ ही सोच रही है और बढ़ रही है। बिल्कुल। तो कम से कम बीजेपी की पिच पर बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। अखिलेश यादव जो कि अब सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चलने वाले हैं या चल रहे हैं या उसे आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें यह बात समझनी होगी, गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कबूल अहमद, समीर कुमार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए